हाँ, क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो फराडे ने दिया। उनका एम ये था कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से हट के हम एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को दें जिससे हमें उसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका नाम रखा फोर्स लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइंस ऑफ फोर्स दैट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग when we study about the lines in magnetism and in electrostatics। तो दोनों में कंफ्यूजन था, इस वजह से हम इसको एक नया नाम देते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो गया कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में पढ़ें या हम इसे सिंपल फील्ड लाइंस कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के टर्म में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं। जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट करने की इसको कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इसको कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। इस रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, तो रेडियली आउटवर्ड जो निकल रही है। इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर नोटेशन लेंगे। तो इस तरह से जब हम डायरेक्शन में इसको शो कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे गया। अच्छा, अब यहां पे एक बात जो बहुत ध्यान देने लायक है वो है कि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ यहां पे ज्यादा है, लेंथ कम हो गई और फिर कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर की लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा है E is proportional to 1/r²। दैट मींस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो यही यहाँ पे वेक्टर की लेंथ यही शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, ये हमारे उसी फैक्ट को बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल रही है दिस, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमारा, सबसे पहले ये समझिए जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जिसे हम फील्ड लाइंस कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। ये इमेजिनरी होते हैं, लेकिन ये जिस क्वांटिटी को बताते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रियल क्यों है? क्यों? क्योंकि एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वही दूसरे टेस्ट चार्ज पे जाके एक फोर्स लगाती है। अब फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वजह से मोशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, रियल है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रियल थिंग है, बट दीज लाइंस आर नॉट रियल। ठीक है, ये सिर्फ हमारा एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वेक्टर की जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बता रही है।
लेकिन अब हमने क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब क्या वो हमारा कॉन्सेप्ट गलत था? नहीं, आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस या हम कह सकते हैं क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस दैट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज से ये एक लाइन निकली, एक लाइन ये निकली, ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं बाहर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है, चार्ज के पास देखिए ये बहुत डेंस होंगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इनकी डेंसिटी जो है वो हमें ज्यादा कन्वीनियंट वे है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है। तो जो चार्ज होगा, सोर्स चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास इनकी क्राउडिंग या डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग है। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा स्पेस में, जैसे इन दोनों को कंसीडर करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास बढ़ गई, दैट मींस डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई। तो डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो हमारी फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट वे है कि हम इसको डेंसिटी या क्राउडिंग के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो हमें ये पता है कि चार्ज के पास क्राउडिंग ज्यादा होगी नियर टू चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्राउडिंग कम होती जाएगी, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, उनकी डेंसिटी की वजह से हम ये गेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी कमजोर हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ये भी ऑब्जर्व कर सकता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, एक ये चार्ज है, यहां पे बहुत सारी फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा वो डेंस है, नंबर में कितनी ज्यादा है वो काउंट नहीं कर रहा है। डेंसिटी या क्राउडिंग जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी के बारे में बताएगी। तो ये एक बेसिक चीज हो गई हमारे पास। इसके बाद हम ये देखते हैं यहां पे, देखिए यहां पे एक हमारा सोर्स चार्ज है Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हम बना रहे हैं, ये और ये, ठीक है। सोर्स चार्ज मान लीजिए O पोजीशन पे है, यहां से ये एक फील्ड लाइन गई, एक ये फील्ड लाइन गई, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दी यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्राउडिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा हो गई और यहां पे धीरे धीरे कम हो गई। इसको समझने के लिए हम दो एरिया एलिमेंट लेते हैं जिनकी साइज सेम हो, ठीक है। एक एरिया एलिमेंट हमने ये लिया यहां पे, इतना बड़ा, मान लीजिए ये A है एरिया एलिमेंट, और सिमिलरली हमने यहां पे लिया, ये भी A है, लेकिन पोजीशन हमारी क्या है, अलग है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस हमारी मान लीजिए R1 है, और ये डिस्टेंस जो है इसको हम R2 ले लेते हैं जब इसकी पोजीशन चेंज है। सेम एरिया है, साइज सेम है, लेकिन यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, इसमें फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है, 1 2 3। तो फील्ड लाइंस यहां पे 3 है, यहां पे कितनी है, फील्ड लाइंस सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये हो गया, यहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पोजीशन है, अगर इसको हम A1 अप कर लें और इसको A2 कर लें, सो वी कैन कंक्लूड दैट A1 के पास जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड stronger than A2, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राउडिंग हमारी
ज्यादा हो गई या डेंसिटी हमारी वहां पे ज्यादा हो रही है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे कम है। अच्छा, एरिया से अच्छा हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। उसके टर्म्स में अगर हम इसको समझें तो थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। सपोज कीजिए, पहले तो ये देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है। जैसे हम सिंपल जब एंगल पढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर। ये सिंपल से हमारा फॉर्मूला है। इसी का एनालॉग है, एनालॉग है 3D में है, 3 डायमेंशनल में इसका जो एनालॉग है दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा नोटेशन आपने पहले भी पढ़ चुका है, तो सॉलिड एंगल के लिए भी हम ये यूज करते हैं। अब जरा देखिए ये होता क्या है। सॉलिड एंगल में क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है, स्मॉल सरफेस हम मान लेते हैं, ये हमारा सरफेस है DA और इस पॉइंट पे हमें सॉलिड एंगल निकालना है। तो ये हमने लाइन ज्वाइन की और ये लाइन ज्वाइन की, ये R हो गया और ये R हो गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो इस तरह से ये जो फॉर्म करेगा दैट इज अ कोन, और ये जो कोन फॉर्म करेगा उसमें ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हमारे इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होता है कि DA जो ये एरिया हमारी है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे जो है डेल्टा A ले लीजिए, डेल्टा A इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डेल्टा A इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन R स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, STERDIAN, स्टेरेडियन, ये इसकी यूनिट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लेके आए क्योंकि ये जो हमारी सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड्स बनेंगी वो चारों डायरेक्शन में जाएंगी, सभी डायरेक्शन में जाएंगी, इसका मतलब 3 डायमेंशनल होगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे अगर इसी फिगर को हाँ सॉलिड एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज स्टेरेडियंस, इसकी यूनिट होती है, और डेल्टा A अपॉन R स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये हमारा 3D में ही एनालॉग है जो हम नॉर्मल एंगल पढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए इसी फिगर में अगर हम यहां पे, ये हमारा सरफेस था, देखिए एक पॉइंट चार्ज है हमारा, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको हम स्टडी करते हैं। अब देखिए यहां पे एक हम सरफेस देख लेते हैं, ये सरफेस है हमारा, इसको मान लीजिए S1 कर लेते हैं, और यहां पे हमारा जो सरफेस है इसको हम S2 कर लेते हैं, ये सरफेस हो गया S2। S1 की डिस्टेंस यहां से इसको हम R1 ले रहे हैं, और S2 की जो डिस्टेंस है उसको हम R2 ले रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी ही इस एरिया में भी जा रही हैं, ओके। और ये एरिया यहां पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है दैट इज ओमेगा, उतना ही ये भी बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा एरिया का, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा S1 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट वन दैट इज सॉलिड एंगल सेम है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, सो दैट इज R1 स्क्वायर ओमेगा। अच्छा
अब यहां पे हम लिख सकते हैं डेल्टा S2 की जो सरफेस एरिया हो गई दैट इज R2 स्क्वायर, दिस वन, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब यहां से देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n है जो दोनों सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज n है, तो हमारे पास पर यूनिट कितना जाएंगी उसको हम निकालते हैं। तो पर यूनिट जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टोटल n है और ये S1 सरफेस पे ले लेना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इसका जितना एरिया है R1 स्क्वायर, दिस वन फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 ये हो जाएगा, और फॉर सरफेस 2 n हमारा सेम है दैट इज R2 स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, अब इन दोनों से देखिए, ध्यान दीजिए हमारे पास n सेम है, स्टेडियम ये जो ओमेगा है एंगल सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। जो पहले पढ़ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट यहां से भी आ गया सॉलिड एंगल से। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सॉलिड एंगल क्या होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर इमेजिनरी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि these means electric field lines are imaginary lines। ये हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस। देखिए ये एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन है या लाइंस है, लेकिन ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रियल होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस दो दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अ रियल क्वांटिटी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, द टेंजेंट at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये शो कर रहा है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ये इसकी डायरेक्शन देगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इसकी डायरेक्शन देगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, इसी से कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस कर्व को ध्यान देते हैं, ये जो लाइन है, तो यहाँ पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे ऐसे आ गया टेंजेंट, और इस कर्व को ध्यान देते हैं तो टेंजेंट हमारा ये आ गया। अभी हमने पढ़ा है कि टेंजेंट हमें क्या देगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू पॉसिबल टेंजेंट्स एज शोन इन द फिगर which represents two different directions of electric field। लेकिन एक
पॉइंट पे हम जानते हैं कि हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अब इसके बाद देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पहले ये समझिए, एक हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस कर्व। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो क्लोज कर्व, जो क्लोज हो गया, और एक नॉर्मल कर्व हो गया। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो यहां से ये जा रही है। अगर मान लीजिए इसको कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है, सिर्फ सिंगल चार्ज ये है, तो ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी। क्लियर? अगर इसको यहां पे एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है तो ये क्या होगी, ये यहां चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसको पॉजिटिव वाले को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट हो जाएगी, इसका मतलब यही पे ये खत्म हो गई, आगे जाएगी नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, ये आर नॉन कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये क्लोज कर्व, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, तो ये क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, और क्या क्या चीजें, क्या प्रॉपर्टीज वो फॉलो करती है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमारे पास एक पॉइंट और है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट जो है द क्राउडिंग और डेंसिटी gets the intensity of electric field at that point. मतलब जितना ज्यादा क्राउडेड होगा या जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा यहां भी एक चीज और देखिए, अगर हमारे पास ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इसका मतलब यहां पे अगर हम कोई, यहां पे देखते हैं, अगर कोई हमने एरिया ले ली, मान लीजिए इतनी एरिया, एक लाइन इसमें से पास कर रही है, यहां भी उतनी एरिया ली, एक लाइन पास कर रही है, यहां भी हमने ली उतनी एरिया, उतना ही पास कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट गिव्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बता रहा है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तब होगी जब वो हर जगह उसकी इंटेंसिटी सेम होगी, और इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि क्राउडिंग उसकी सेम होगी और डेंसिटी सेम होगी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमारी सेम है। ठीक है, अब यहां पे हो गया ये। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड अ कंडक्टर हमारा जीरो होता है। कैसे? सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जा रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके बीच में हम एक कंडक्टर या एक मेटल प्लेस कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। यहां पे जब हम मेटल प्लेस करेंगे, इधर देखिए, ये इसकी डायरेक्शन ये थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर थी। अब यहां पे हमने मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक कंडक्टर हमने प्लेस किया, ये कोई कंडक्टर प्लेस कर दिया है, ये है कंडक्टर। तो
अब क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे और इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो एक्सटर्नल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर से इधर है। अब इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन हुआ है, इंडक्शन की वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कैंसिल कर देगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर में पास नहीं करती हैं और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे आई इसमें, ठीक है, ऐसे गई, ये इस तरह से गई। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो चार्ज है डिफरेंट नेचर्स के हैं, एक पॉजिटिव हो गया और एक हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब लेंथ जो है इसको ये क्या करने की कोशिश करेंगे, उस लेंथ को कम करने की कोशिश करेंगे। और इसी को हम अपने फिनोमेनन में कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, जो फोर्स कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए अगर यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहां से जो फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, यहां से भी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, एक प्रेशर या एक फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये ऐसा पाथ फॉलो कर लेगी और ये क्या करेगी, ऐसा पाथ फॉलो कर लेगी। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा और यहां से भी आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, बाकी तो सब वही फॉलो करेगी। इसका मतलब यहां से देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर डिफरेंट अगर सेम नेचर के हमारे पास चार्ज है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों चीजें हमारी हो गई। इसको हम डाइपोल भी कहते हैं अगर सिस्टम हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो। अभी आगे के टॉपिक्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें हमारी हो गई कि फोर्स कब अट्रैक्टिव होगी, कब रिपल्सिव होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए ध्यान दीजिए, अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, नॉर्मल टू द सरफेस इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि सपोज कीजिए अगर यहाँ पे हम एक ऐसा कंपोनेंट ले लेते हैं जो नॉर्मल नहीं है और कोई थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, और इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा cos थीटा के टर्म्स में आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, sin थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर cos थीटा के टर्म्स में आएगा तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, F is equal to QE cos थीटा। ठीक है, QE cos थीटा हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये एंगल कुछ है हमारा,
तो ये चार्ज क्या करने लगेगा, ये जो चार्ज यहाँ पे है ये मूव करने लगेगा। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि चार्जेस हमारे स्टैटिक कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंपोनेंट उसको मूवमेंट या एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड कर रहा है तो इस कंपोनेंट का जीरो होना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या करेगा, उसको मूव कराएगा। और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं कि चार्ज माइनस पे है, तो ये जीरो कब होगा, जब ये थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब ये थीटा हमारा 90 होगा, दैट इज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, तब तक आप इन चीजों को रिवाइज करिए। तो